लास्ट वीडियो में हमने जहाँ ख़त्म किया था उसी लेक्चर को आज कंटिन्यू करेंगे। आज हमें पढ़ना है द्रव्यमान का संरक्षण। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार ये कहते हैं ना कि जितने भी अभिकारक हैं, जैसे जो अभिकारक हो गया और इधर हम लिखते हैं उत्पाद को, प्रोडक्ट को। ठीक, तो इनमें परमाणुओं की संख्या और इधर के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उत्पाद के कुल द्रव्यमान रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के, मतलब इधर जितने भी परमाणु होंगे उतने ही इधर के भी पदार्थों के परमाणु होने चाहिए। तो ये कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम। जैसे ऊर्जा के संरक्षण के नियम कहता है ऊर्जा का ना सृजन होगा ना विनाश, वैसे ही द्रव्यमान संरक्षण भी कहता है कि परमाणु न बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है। अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उन्हीं का द्रव्यमान उत्पाद में भी रहेगा। फिर बात आती है संतुलित समीकरण की। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, तो उसे ऐसे मतलब रासायनिक समीकरण को हम बोलते हैं कि वो संतुलित रासायनिक समीकरण है, उत्पाद पक्ष के बराबर होती है तो। और जो असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसमें जानना ये है कि अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो है, और इससे पहले कि संतुलित कैसे कैसे किया जा सकता है, तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के दो तरीके हैं। पहला हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, इसी को हम संतुलित करेंगे। जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास आयरन यहाँ पर 2 है, साथ में यहाँ हाइड्रोजन H2O है जल, और इधर निर्माण होता है Fe3O4 प्लस H2, ठीक है, प्लस H2 यहाँ पे निर्माण होता है। अब यहाँ जो निर्माण हुआ है तो देखते हैं ना सबसे पहले कि सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है, ऑक्सीजन में 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इनको पहले बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर दिए। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या फिर हो जा रही है 8 और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या है 2, तो फिर यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन हो गया 8, यहाँ भी। फिर यहाँ पर आयरन 3 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ फिर 3 से गुणा करते हैं। उसके बाद ये जाके हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके बनाता है MgO। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसकी संख्या अधिक है तो इसको संतुलित करेंगे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा कर दिए, तो ये 2 Mg हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी मैग्नीशियम 2 एक ही है अभिकारक में, तो यहाँ अभिकारक वाले मैग्नीशियम में भी 2 से गुणा करेंगे तो फिर ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। फिर जो इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर दूसरी जो तरीका है दूसरा, वो बीजगणितीय, उसे देखिए। बीजगणितीय मेथड में क्या होता है कि जैसे कंकाली समीकरण एक लिख दिया गया यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का, उसके साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास तत्व या यौगिक होंगे सब में एक एक अचर राशि से गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ ए से किया, इसमें बी से, यहाँ सी से और यहाँ पे डी से। फिर H जो एक है तो H की यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो इसलिए लिखा गया 2A, और वही हाइड्रोजन यहाँ भी है, उसके सामने C से गुणा है, यहाँ 2, तो 2C इज इक्वल टू 2A हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 2C इज इक्वल टू 2C। अब यहाँ 2A इज इक्वल टू 2C हो गया। S सल्फर को देख रहे हैं तो वो A, और यहाँ सल्फर D, तो ये A और D आपस में बराबर हो गए। फिर तीसरा जो तत्व यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2B, जैसे देखिए ऑक्सीजन में 2 परमाणु है तो B से गुणा होगा तो वो हो जाएगा 2B। यहाँ पर ऑक्सीजन C है, यहाँ पर ऑक्सीजन में कोई परमाणु एक ही है तो C से गुणा तो C, और बीच में फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ ऑक्सीजन है 2 तो इसलिए 2D। अब समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 2 से, कि A और C आपस में बराबर है। फिर A और C आपस में बराबर है तो A D के भी बराबर है, तो A C D ये तीनों आपस में बराबर हो गए। अब हमें निकालना पड़ेगा कि D किसके, B को कैसे C के रूप में लिख सकते हैं। तो B बराबर आता है C प्लस 2D, तो 2D
डी क्योंकि सी के बराबर है तो यहाँ डी के बदले हम सी लिख सकते हैं। फिर देखेंगे तो 2b इज इक्वल टू 3c हो जाएगा और b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3c/2। अब इन चारों का अनुपात निकाला जाएगा तो वो आता है इतना, और लास्ट में इनका एलसीएम लेके गुणा कर देंगे तो 2:3:2:2। फिर इसको समीकरण में रख देते हैं, a बराबर 2 रख दिए, b बराबर 3, फिर यहाँ पे भी c बराबर 2 और d बराबर भी 2, तो ये समीकरण हमारा संतुलित हो जाएगा। तो इस तरीके से जब किसी समीकरण को संतुलित करते हैं तो उसे बोलते हैं बीजगणितीय विधि से संतुलित करना। ये आसान होता है और इसे हम जल्दी बना सकते हैं। इसके हिट एंड ट्रायल मेथड जो अनुमान विधि है उसमें अगर कोई लंबा हमें मिल जाएगा समीकरण संतुलित करने के लिए तो उसे संतुलित करने में समय लगता है, जबकि इस विधि से संतुलित करते हैं तो आसानी से किया जा सकता है। आगे है कि प्रकार क्या उन कौन से होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया। इसमें होता यह है कि जब कोई भी दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके और एक तीसरा या बनाते हैं पदार्थ तो इसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। एक संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व या एक तत्व या एक यौगिक या ये दो यौगिक मिलकर एकल उत्पाद देते हैं, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट हमें देंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं हमें क्या मिला, सिंगल प्रोडक्ट मिला। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। कोयला ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करता है। अब ये गर्म होने लगता है, यहाँ पे ऊर्जा बाहर निकल रही है तो इस वजह से इसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन उसे ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इसमें जैसे मतलब संयोजन अभिक्रिया का मतलब ये याद रखना है कि जब भी दो तत्व या दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल्स हैं और जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होगा उसे ऊष्माक्षेपी कहेंगे। आगे इसमें देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उसमें ऊष्मा भी, ठीक है यहाँ ऊष्मा छूट गया है, ऊष्मा भी उत्पन्न हो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है क्योंकि हम जो भोजन किए वो हमारे शरीर में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और ग्लूकोज कोशिकाओं में जाती है और वहाँ वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 6 कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण करती है ऊष्मा का। तो ऊष्मा बाहर निकल रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, इस वजह ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर जो प्राकृतिक गैस है मीथेन का जैसे फार्मूला होता है CH4, तो इसे जब हम ऑक्सीजन के साथ इसको अभिक्रिया कराते हैं या जलाते हैं तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ऊर्जा का निर्माण हुआ तो ये भी किस प्रकार का हो गया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। फिर जब कंपोस्ट बनाया जाता है साग सब्जियों को विघटित करा के जीवाणुओं के द्वारा तो उसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जब भी अभिक्रिया और ऊष्मा उत्सर्जित होगा तो उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। फिर वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक संयोजन का विपरीत, वहां दो मिलकर एक बनते हैं, यहाँ पर एक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थ में टूट निर्माण करता है तो उसे हम बोलते हैं टूट कर निर्माण करता है, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की, जिसमें पहली है उसमें, दूसरा विद्युतीय और तीसरा प्रकाश वियोजन। सबसे पहला देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है। ठीक, इसमें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा कर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट के दो नए पदार्थ बनाता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना पत्थर भी कहते हैं। ये संगमरमर का भी यही फॉर्मूला होता है, संगमरमर को भी हम कैल्शियम कार्बोनेट ही कहते हैं। फिर कैल्शियम ऑक्साइड को चूना, बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना, यानी ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम चूना सिर्फ कहेंगे, बिना बुझा हुआ चूना कहेंगे या सिर्फ कली चूना कहा जाता है। एक होता है बुझा हुआ चूना जिसे CaOH होल ट्वाइस, ये होता है हमारे बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला।
एग्ज़ाम्स में हमेशा अक्सर ये इनमें से कोई ना कोई एक सवाल पूछा गया रहता है, तो इसे अच्छे से याद करेंगे कि किसे चूना कहते हैं, चूना पत्थर। और ये इनका उपयोग सीमेंट तथा कांच के निर्माण में होता है और क्या किया जाता है। फिर है इसमें इसके बाद कि जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट, ये उसे जब हम उसमें गर्म करते हैं तो शुरू में ये रंगहीन होता है ये, लेकिन ये बाद में इसे जब गर्म करते हैं तो ये पीले रंग का लेड ऑक्साइड बनाता है, और साथ ही साथ भूरे रंग का नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि दो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ भी एक सिंगल जो ये पदार्थ था वो 3 नए पदार्थों में विघटित हो जाता है, निर्माण करता है। फिर फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट जो फेरस सल्फेट .7H2 उसको गर्म करते हैं तो रंगहीन, पहले ये हरे रंग का रहता है, बाद में रंगहीन फेरस सल्फेट बनता है और पानी इसमें से अलग हो जाता है। फिर ये जो रंगीन शुष्क हमें फेरस सल्फेट मिला उसको भी उष्मा देते हैं, ये सॉलिड है, ठोस है ये, तो ये भूरे रंग का जंग बनाता है Fe2O3 ठोस, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ इसका भी एकल पदार्थ का 3 नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। और ये वियोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, ऊष्मा के द्वारा, तो इसे हम बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। ठीक, तो हमने पहला पढ़ लिया ऊष्मीय वियोजन, अब दूसरा है विद्युतीय वियोजन। तो विद्युतीय वियोजन में देखेंगे कि जब भी किसी पदार्थ का अपघटन या उसका टूटना विद्युत धारा के प्रवाह की वजह से होता है, ठीक है, विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है, तो उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। जैसे जल का वियोजन, जब विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो चित्र है, एक जल का विद्युत अपघटन देख सकते हैं। एक मग में पानी लेते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब नली लेते हैं, ग्रेफाइट का रॉड, और एक धनात्मक सिरा होता है और एक ऋणात्मक, ये है ऋणात्मक और ये वाला है धनात्मक। धनात्मक सिरे पे ऑक्सीजन इकट्ठा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस वाला होता है तो प्लस माइनस ये इकट्ठा हो जाते हैं। कैथोड जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है उस पर हाइड्रोजन प्लस धनात्मक आयन इकट्ठा हो जाता है, यहाँ ऋणात्मक। कैसे पता चलता है, तो जब हम इसे निकाल कर इसके सामने माचिस से जलाते हैं तो ये पॉप की आवाज़ के साथ, पट पट की आवाज़ के साथ जलता है। वहीं जबकि अंगीठी के पास इस वाले को हम ले जाते हैं, एनोड वाले को, तो वो और तेज जलने लगता है, जिससे पता चलता है कि ऑक्सीजन की मात्रा उसमें अधिक थी। इस अभिक्रिया में एक और चीज़ देखने को मिलती है कि इलेक्ट्रोड जो ये कैथोड पे बने हुए जो बुलबुले होते हैं उनकी मात्रा एनोड पे बने हुए बुलबुलों की मात्रा से दुगुनी होती है। या इसे इस भाषा में भी कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन के जो बुलबुले होते हैं वो और ऑक्सीजन के बुलबुले जो होते हैं वो हाइड्रोजन के बुलबुले ऑक्सीजन के बुलबुले से दुगुने होते हैं। फॉर्मूला में भी देखते हैं H2O, यानी हाइड्रोजन 2 तो ऑक्सीजन 1। फिर जो सोडियम क्लोराइड है NaCl साधारण नमक, उससे भी विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो भी सोडियम और क्लोरीन में विघटित हो जाता है। ठीक, तो ये विद्युत वियोजन के उदाहरण हो गए। आगे नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो सूर्य की उपस्थिति में संपन्न होने वाली जो भी अभिक्रिया होगी तो उसे हम प्रकाश रासायनिक फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और प्रकाश की उपस्थिति में जो भी वियोजन कराया जाता है, ठीक है, जो भी वियोजन अभिक्रिया होती है उसे हम प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और चांदी जो है वो और ब्रोमीन में टूट जाता है। इसका उपयोग कैमरा मतलब फोटो कैमरा, ब्लैक एंड वाइट की फोटो कैमरा में किया जाता है। साथ ही साथ जो सिल्वर क्लोरीन है, सिल्वर क्लोराइड EgCl2, उसका भी अभिक्रिया करा जब सूर्य का प्रकाश होता है तो वो फिर से सिल्वर मतलब चांदी और क्लोरीन में टूट जाता है, तो यहाँ भी प्रकाश की वजह से विघटन हो गया। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो भी एक वियोजन अभिक्रिया ही है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे हमारे जो मतलब पोषक तत्व होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, मतलब जटिल रूप से सरलतम रूप में टूटते हैं, तो टूटते हैं, टूटकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो वो भी एक वियोजन अभिक्रिया ही कहलाएगी। फिर अंतिम है इसमें उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, अभी पीछे जो जितने भी
अभिक्रिया हम लोग देखे वियोजन में, वो सब ऊष्मा को अवशोषित करके या फिर ऊर्जा को अवशोषित करके तब जाके मतलब नए पदार्थों का निर्माण कर रहे थे। तो ऐसे कोई भी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो इसलिए उसको बोला जाएगा ऊष्मा शोषी, और जिसमें निष्कासन हो रहा था, उत्सर्जन हो रहा था, उसे ऊष्मा क्षेपी। एक एग्जाम्पल है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके BaCl2 बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और जल बनाते हैं, और साथ ही साथ ऊर्जा वहाँ पे अवशोषित होती है। मतलब ये जिस बर्तन में हम कराएंगे, जिस भी नली में या जिस भी बर्तन में इस अभिक्रिया को कराया जाएगा, वो बर्तन ठंडा हो जाता है, यानी वो आसपास की सारी ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। फिर अब देखिए, ऐसा कोई भी रासायनिक अभिकरण लिखा हो जिसमें ये दिखा हो कि ऊर्जा बाहर निकल रही है, यानी प्लस ऊष्मा लिखा हो, या फिर माइनस ऊर्जा लिखा हो, तो वैसे रासायनिक समीकरणों को हम बोलते हैं कि वो ताप रासायनिक समीकरण है। मतलब ऊष्मा के परिवर्तन से संबंधित जानकारी दी गई होती है तो उसे हम ताप रासायनिक समीकरण कहते हैं, और इसे थर्मोकेमिकल इक्वेशन भी कहा जा सकता है। आज के वीडियो में मतलब अभी इतना ही, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एकल विस्थापन, द्विविस्थापन और भी जितने भी प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है, अपचयन उपचयन, उनके बारे में भी पढ़ा जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही, तो धन्यवाद।